नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने ऑनलाइन क्लासेस में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी के नाम से जिसे हम जानते हैं। हम उसकी बात करेंगे। आज हम संघ लोक सेवा आयोग के गठन की बात करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग की सदस्यों की नियुक्ति संबंधी हम बात करने वाले हैं। क्या उनकी पदावधि रहती है, किस तरह किनको वो त्यागपत्र देते हैं, किस तरह उनको पद से हटाया जा सकता है, कितने समय तक वो रहते हैं, क्या उनका वेतन है तथा वो क्या कार्य करते हैं, इन संदर्भ में आज हम बात करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, क्या कह सकते हैं हम इसको, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। अगर हम संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको यह जानना जरूरी है कि यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। बहुत अच्छा प्रश्न यहां से बन सकता है, इससे संबंधित एक प्रश्न बन सकता है। ये क्या है? यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय। अच्छा प्रश्न बन सकता है ये वाला। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि लोक सेवा आयोग क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। इससे कारण और कथन के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं तथा अन्य प्रश्न भी इससे पूछे जा सकते हैं कि संवैधानिक है या नहीं है, या इस तरह के प्रश्न इसमें आते हैं। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। आप जानते हो नीति आयोग के संदर्भ में इस तरह का प्रश्न अभी पूछा गया था, नीति आयोग है वो एक संवैधानिक निकाय है या नहीं है, तो वो भी प्रश्न अभी सेकंड ग्रेड की एग्जाम में पूछा गया था। तो इसी तरह का प्रश्न यूपीएससी के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल इसका संविधान के अंदर उल्लेख है, संवैधानिक निकाय है। संविधान के भाग 14 किसमें, अभी देखते हैं हम कहां पर उल्लेख है। देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है संविधान के भाग 14 में कहां उल्लेख है इसका? संविधान के भाग 14 के अंदर इसका उल्लेख है। और कहां पर है? अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 315 से 323 तक। कहां तक? 323 तक। अगर हम बात करें तो किसके संदर्भ में बात की गई है? संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में बात कर रखी है। तो संघ लोक सेवा आयोग एक क्या है? स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक हम इसके बात करते हैं, जहां इनके सदस्यों की नियुक्ति के पदावधि, त्यागपत्र तथा कार्यों का वर्णन है। इसके अलावा हम देखते हैं ये एक क्या है? ये एक केंद्रीय भर्ती अभिकरण कहा जाता है। इसे क्या है? ये केंद्रीय भर्ती अभिकरण। इसके अलावा एक परामर्श दात्री सभा भी दात्री भी कह सकते हैं इसको, परामर्श दात्री भी है ये, और एक केंद्रीय भर्ती अभिकरण भी है। दोनों रूप में इसको जाना जाता है कि एक ये भर्ती अभिकरण है, मुख्यतः ये अपनी जो क्या है, भर्ती का कार्य करती है। इसके अलावा परामर्श का कार्य, परामर्श संबंधी कार्य भी ये करती है। यह मुख्यतः रूप से संघ व राज्यों की जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनकी नियुक्ति का कार्य करती है, उनकी भर्ती की काम बात करती है, उनकी सेवाओं का कार्य करती है, जो हम इनकी कार्य शक्तियों में बाद में पढ़ने वाले हैं। तो मुख्यतः एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय, भाग 14 से लेकर 315 से 323 तक है। ये केंद्रीय भर्ती अभिकरण है और परामर्शदात्री संस्था के रूप में, आयोग के रूप में ये कार्य करता है।
अगर हम इनके बात करते हैं मुख्यालय की, इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहां है इसका मुख्यालय? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है मुख्यालय। तो मुख्यालय कहां है इसका? नई दिल्ली में। कहां है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अब हम बात करते हैं कि इसकी कब तो इसका गठन हुआ, किस तरह ये हमारे सामने आया। तो इसके गठन की अगर हम प्रारंभिक प्रक्रिया देखें, शुरुआती तौर देखें, तो इसका गठन है वो 1919 में एक ली आयोग, 1919 के अधिनियम के तहत एक ली आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया? ठीक है, ये आपने सबने इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उतार सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो। आगे बात करने वाले हैं हम। देखिए, इसका गठन की अगर हम बात करते हैं, गठन की अगर हम बात करें, तो इसका सर्वप्रथम एक ली आयोग बना था 1919 में। ली आयोग 1919 में ली आयोग बना। इसने सिफारिशें अपनी पेश की और इन सिफारिशों के आधार पर 1 अक्टूबर 1926 को 1 अक्टूबर 1926 को इसकी सिफारिशें के आधार पर इसको बनाया गया। मतलब 1 अक्टूबर 1 OCT अक्टूबर 1926 को इसका गठन किया गया ली आयोग की सिफारिशों के आधार पर। अगर हम बात करते हैं वर्तमान संघ लोक सेवा आयोग की, तो जो वर्तमान संघ लोक सेवा आयोग है, ये 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ, वहीं से इसको संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है। तो संघ लोक सेवा आयोग इसे कब से कहा जाने लगा? संघ लोक सेवा आयोग इसको 26 जनवरी 1950 से कहा जाने लगा। इसको संवैधानिक दर्जा हम तभी से माना जा सकता है इसका। तो इस आधार पर 26 जनवरी 1950 से संघ लोक सेवा आयोग इसको कहा जाने लगा। पहले फेडरल सिस्टम पर आधारित था ये। तो 1919 में ली आयोग, 1 अक्टूबर 1926 को, इसके बाद 26 जनवरी 1950 को संघ लोक सेवा आयोग ने इसको के आधार पर इसको संघ लोक सेवा आयोग कहा जाने लगा। अब बात करते हैं हम इनके प्रथम अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। तो इनका जो प्रथम तो अंग्रेज अध्यक्ष रहा है सर रोज बारकर। कौन था? सर रोज बारकर। सर रोज बारकर याद रहेगा, रोज बार बनाने चाहिए। सर रोज बारकर मतलब बालों को बनाओ। तो सर रोज बारकर 1 अक्टूबर 1926 हमने बात की, इसकी स्थापना के समय से अध्यक्ष रहे। उसके बाद जो एक प्रथम भारतीय अध्यक्ष है, ये इंपॉर्टेंट है, HK कृपलानी। कौन है? HK कृपलानी इसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष हैं। ये कौन है? प्रथम भारतीय अध्यक्ष। और ये प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं। जिस तरह का प्रश्न आए उस तरह का आंसर दिया जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अगर भारतीय अध्यक्ष पूछे तो HK कृपलानी, अन्यथा सर रोज बारकर रहे इनके। अब हम बात करते हैं कि इनके सदस्यों की नियुक्ति किस तरह होती है, कितने सदस्य होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। गठन और संरचना की बात कर रहे हैं हम। गठन और संरचना में अगर हम बात करें तो इनके जो सदस्य संख्या है वो कितनी होती है, उसके आधार पर हम देखते हैं। तो यूपीएससी में अर्थात संघ लोक सेवा आयोग में 1 अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? एक तो होता है अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है और 10 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? जो नियुक्ति है, इनकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इनकी जो नियुक्ति है किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ध्यान रखना, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो नियुक्ति के बारे में हमने देखा कि राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इनके सदस्य संख्या होती है 1 अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य।
इसके अलावा किस आधार पे की जाएगी, तो आयोग के जो आधे सदस्य होते हैं वो भारत सरकार में कम से कम 10 वर्ष का कार्य करने का अनुभव रखते हो। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसमें नोट डाल के लिखना कि कम से कम 10 वर्ष का भारत सरकार या राज्यों में, केंद्र या राज्यों में के अधीन कार्य करने का अनुभव, कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। कितने सदस्यों को? 5 सदस्य, अर्थात आधे सदस्यों को यह नियम फॉलो करना जरूरी है, सभी के लिए नहीं है। कितने? आधे सदस्य तो कम से कम 10 वर्ष की भारतीय सेवाओं में और राज्य के अधीन कोई सेवा का अनुभव ले चुके हों। ये इनके नियुक्ति में एक हम कह सकते हैं क्वालिफिकेशन बना रखी है, एक योग्यता की बात बना रखी है। तो इनकी सदस्य संख्या निर्धारित कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखना, इनकी सदस्य संख्या निर्धारित कौन करता है? प्रश्न पूछा जाता है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित कौन करता है? संख्या, तो संख्या निर्धारित कौन करता है? इनकी संख्या निर्धारित करता है राष्ट्रपति। इनकी संख्या राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। ये तो हमने इनका गठन और नियुक्तियां देखी कि इनके गठन में सिंपली कुछ भी ज्यादा कठिन नहीं है। 11 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, 10 अन्य सदस्य होते हैं। सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, सदस्य संख्या भी निर्धारित राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और केवल एक छोटी सी क्वालिफिकेशन रखी है कि आधे इसके जो सदस्य हैं वो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष का काम करने का अनुभव रखते होने चाहिए। अब हम इनकी पदअवधि की बात करते हैं कि इनकी कितनी पदअवधि है, कितने समय तक ये कार्य करेंगे। तो दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है पदावधि का संबंध है। तो दूसरा पॉइंट है पदावधि। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है पदावधि। तो पदावधि की अगर हम बात करते हैं तो पदावधि कितनी होनी चाहिए, कितने समय तक ये रहते हैं, तो इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ध्यान रखना, कितना? 6 वर्ष का कार्यकाल, 6 वर्ष का होता है। लेकिन अंतिम रूप से 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले हो, दोनों में से जो पहले हो। अब समझ लो इसको क्या कहना चाह रहा है कि 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, 6 वर्ष का, और अंतिम वो 65 वर्ष से ज्यादा उम्र का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अर्थात अगर कोई 65 साल की उम्र में होने वाली है और उसने सिर्फ 3 वर्ष काम किया है तो 65 वर्ष की उम्र है, उसे हटा दिया जाएगा, उन्हें अवकाश दे दिया जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ 65 वर्ष की उम्र, ये 65 वर्ष उम्र होनी चाहिए। उम्र के बाद काम करने का अधिकार नहीं होता। आयु सीमा रखी गई है, आयु सीमा 65 वर्ष से पहले की होनी चाहिए। अर्थात 6 वर्ष कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए इतनी ही दिनों तक वो रहता है। ध्यान रखना, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। अगर 6 वर्ष पहले हो रहे हैं तो 6 वर्ष, जैसे अगर 50 वर्ष की उम्र में रखा है, 6 वर्ष हो जाते हैं 56 में, तो 56 में क्या हो जाएगा? वो एक तरीके से यहां से चला जाएगा। अगर 63 साल की उम्र में उसका चयन इसके अंदर होता है, नियुक्ति की जाती है, तो सिर्फ कितने वर्ष काम करेगा? 2 वर्ष काम करेगा। 2 वर्ष बाद उसे पद छोड़ना पड़ेगा। क्यों? कि 2 वर्ष, 6 वर्ष नहीं हो रहे, लेकिन वो 65 वर्ष की आयु पूरी कर रहा है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। कथन और कारण में इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, आपको भ्रमित किया जा सकता है इस आधार पर। और ये दोनों ही अध्यक्ष और अन्य दोनों के लिए सेम क्वालिफिकेशन ये रखी गई है, सेम पदावधि भी ये रखी गई है, 6 वर्ष और 65 वर्ष जो भी पहले हो। अब हम बात करते हैं, हमने नियुक्ति की बात की, गठन की बात की, इनके पदावधि की बात की। अब हम इनके त्याग पत्र की बात करते हैं कि ये त्याग पत्र देना चाहे तो ये पहले भी अपना पद छोड़ सकते हैं। 6 वर्ष से पहले या 65 वर्ष की आयु से पूर्व भी ये क्या कर सकते हैं? अपना
पद छोड़ सकते हैं। तो ये त्याग पत्र किसको देंगे? तो ये त्याग पत्र देंगे राष्ट्रपति को। किसको देंगे ये अपना त्याग पत्र? राष्ट्रपति को सौंपेंगे। नियुक्ति भी कौन करता है इनकी? राष्ट्रपति करता है। और त्याग पत्र भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना। इसके अलावा अगर हम इनके हटाने की बात करते हैं, क्या इनको समय से पहले हटाया जा सकता है? बिल्कुल समय से पहले इनको हटाया जा सकता है, लेकिन किस आधार पर हटाया जाएगा उसका उल्लेख अनुच्छेद 317 के अंदर दे रखा है। तो उस आधार पर हम देखते हैं, इनको हटाने की प्रक्रिया देखते हैं। इनको हटाया कैसे जाता है? अगर हम हटाने की बात करें, हटाया कैसे जाता है, तो किस आधार पर इनको हटाया जाता है? तो देखो, संविधान में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से ही राष्ट्रपति को हटा सकता है। किस आधार पर? संविधान में वर्णित प्रक्रिया के आधार पर कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हटा सकता है। ध्यान रखना, मतलब उनके कार्यकाल से पहले भी इनको हटाया जा सकता है। कहां वर्णित है? 317 अनुच्छेद में। ध्यान रखना, किसमें? अनुच्छेद 317 में वर्णित है। 317 में वर्णित है कि संविधान में वर्णित प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। लेकिन क्या कारण है? किन कारणों को आधार बना के हटाया जा सकता है? भाई कोई कारण तो होगा, ये थोड़ी है कि आप मन किया हटा दिया। नहीं, ऐसा नहीं। किन कारण होते हैं, वो वर्णित प्रक्रिया के आधार पर होते हैं। पहला अगर हम कारण देखें तो वो दिवालिया अगर घोषित हो गया है। क्या हो गया? दिवालिया हो गया। किस आधार पर हटाया जा सकता है? आधार हम देख लेते हैं। इसके आधार की बात करें तो इसके आधार कौन सा? अगर वो दिवालिया हो गया, क्या हो गया? दिवालिया हो गया, अर्थात बैंक करप्ट हो गया, बैंक से का लोन नहीं चुका पाया, कुर्की हो गया उसका सब कुछ, अर्थात दिवालिया हो गया, हाथ ऊपर कर दिया उसने कि मेरे पास कुछ नहीं है। इसके अलावा अन्य वेतनिक नियोजन, अगर वो कहीं पर अन्य वेतन कहीं और से भी अर्जित करने लग गया, अन्य वेतनिक नियोजन, अर्थात वो कहीं, अगर यह पता चल गया कि वो कहीं और से भी वेतन लेता है, किसी तरीके का वेतनिक कार्य कर रहा है अन्य जगह की, तो भी उसको उसके पद से राष्ट्रपति संविधान में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से उसको हटा सकता है। इसके अलावा मानसिक रूप से असक्षम हो गया। क्या हो गया? मानसिक रूप से असक्षम। अगर हम बात करें, क्या हो गया? मानसिक रूप से असक्षम है। अगर उसका मेंटली डिसऑर्डर का शिकार हो गया, सही तरीके से मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, या शारीरिक अक्षमता आ गई, असक्षमता आ गई, अगर शारीरिक असक्षमता तो आ गई तो मानसिक तो ही है, साथ में हम शारीरिक शब्द और जोड़ देते हैं कि एक शारीरिक के कारण भी इसको हटाया जा सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना, शारीरिक अक्षमता के आधार पर इसको हटाया जा सकता है। तो शारीरिक और मानसिक दोनों आधार पर इसको हटाया जा सकता है। और एक अंतिम आधार और मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान रखना, अंतिम आधार वो इंपॉर्टेंट है, वो है आपका कदाचार। क्या है? कदाचार या दुर्व्यवहार। अब इसकी पुष्टि कौन करेगा ये वो कदाचारी है, दुर्व्यवहारी है? इसके लिए उसको उच्चतम न्यायालय के अंदर, अगर उच्चतम न्यायालय ये कर दे, ये बात कह दे कि हाँ ये दुर्व्यवहारी है और कदाचारी है, उच्चतम न्यायालय में ये मामला चले और इस मामले पर ये उच्चतम न्यायालय ये निर्णय दे दे कि ये दुर्व्यवहारी है या कदाचारी है, तो उसको पद से हटाना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति को ये बाध्य हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के आदेश को मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य होना पड़ेगा और उसको इनको पद से हटाना पड़ेगा। अब राष्ट्रपति उसको पद से हटाना चाहता है कदाचार के हिसाब से, लेकिन उच्चतम न्यायालय कहता है कि नहीं ये कदाचारी नहीं है, दुर्व्यवहार नहीं है, तो राष्ट्रपति नहीं हटा सकता। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि यह किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर डिपेंड करता है, राष्ट्रपति की विवेक आधार पर किसी तरीके ये डिपेंड नहीं करता है।
इसके अलावा हम इनके वेतन भत्तों की बात करें, वेतन भत्ते समय समय पर चेंज होते रहे हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। लेकिन वर्तमान में जो वेतन भत्ते हैं अगर हम उनकी बात करते हैं, जो वेतन तो 2,50,000 इसके अध्यक्ष को वेतन मिलता है तथा अन्य सदस्यों को 2,25,000 वेतन मिलता है। ये इनका वेतन है, ध्यान रखना। ये इनका क्या है, वेतन है। और इन वेतन को कहां से दिया जाता है? ये वेतन इनको संचित निधि से दिया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को वेतन कहां से दिया जाता है? तो संचित निधि से इनको वेतन दिया जाता है। कहां से? संचित निधि से। और इनके वेतन का निर्धारण कौन करता है? अगर हम वो बात करें तो सब कुछ निर्धारण राष्ट्रपति ही कर रहा है। तो इनके वेतन का जो निर्धारण है वो भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो इनके वेतन का जो निर्धारण है वो कौन कर रहा है? राष्ट्रपति करेगा। वेतन का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति इनके वेतन का निर्धारण करेगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि इनके वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। अब हम अंतिम पड़ाव की तरफ चलते हैं, अंतिम टॉपिक की तरफ चलते हैं कि यूपीएससी का कार्य क्या है। इसके कार्यों की अगर हम बात करें, चलो हम इनके कार्यों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कार्य करते हैं। तो मुख्य 4-5 कार्य हैं इनके, वो देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 320 के तहत संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है। तो संघ लोक सेवा आयोग के कार्य को अगर हम देखें तो पहला कार्य, इंपॉर्टेंट कार्य, संघ एवं राज्यों, संघ एवं राज्यों की सेवाओं में नियुक्ति की परीक्षाएं कराता है। सेवाओं, राज्यों की सेवाओं में, किसमें? सेवाओं में क्या? नियुक्ति की प्रक्रिया, सेवाओं में नियुक्ति की परीक्षा का आयोजन कराता है। किसका कराता है? परीक्षा का आयोजन कराता है, तो परीक्षाएं करवाता है। अब ये कौन कौन सी एग्जाम्स हैं? ये है अखिल भारतीय सेवा, इसके अंदर आएंगी अखिल भारतीय सेवाएं, ध्यान रखना। अखिल भारतीय सेवाएं या केंद्र की कोई सेवाएं हैं, या केंद्र की क्या है, कोई सेवाएं हैं। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों की कोई सेवाएं हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में सेवाएं। तो यहां पर ये एक भर्ती अभिकरण का कार्य करता है, नियुक्ति की पद्धति संबंधी मामले ये देखता है। तो नियुक्ति की पद्धति क्या होगी? दूसरा काम क्या है इसका? नियुक्ति की पद्धति ये देखेगा। सेवा शर्तें देखता है, संबंधित मामले देखते हैं, पदोन्नति देखता है, पदोन्नति ये देखता है ना। और अंतिम अगर मैंने बात की थी, ये परामर्शदात्री भी बात करता है, तो ये सरकार को परामर्श भी देता है। ध्यान रखना, किसको? सरकार को परामर्श। सरकार को क्या देता है? परामर्श भी देता है। सरकार को यह परामर्श भी दे सकता है, ये राष्ट्रपति को भी सलाह दे सकता है। ये क्या दे सकता है? राष्ट्रपति को भी सलाह दे सकता है। अगर राष्ट्रपति इससे कोई सलाह मांगे तो ये क्या दे सकता है? राष्ट्रपति को सलाह भी दे सकता है। राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य करता है। इसके अलावा अगर राज्यपाल अनुरोध करे तो, और अनुरोध किससे करे? राष्ट्रपति के थ्रू राज्यपाल अनुरोध करे तो ये राज्यों को भी सलाह का कार्य कर सकता है। तो राज्यपालों के अनुरोध पर ये किसको? राज्यों को भी सलाह दे सकता है। राज्यों को भी सलाह दे सकता है, लेकिन किसके अनुरोध पर? राज्यपाल के अनुरोध पर। राज्यपाल के अनुरोध के, राष्ट्रपति से अनुरोध पर। किससे? राष्ट्रपति से अनुरोध पर। ये क्या? राज्यों को सलाह दे सकता है, राष्ट्रपति को भी, और सरकार को भी परामर्श
दे सकता है। इसके अलावा ये राष्ट्रपति को वार्षिक प्रतिवेदन देने का कार्य भी करता है। तो इंपॉर्टेंट काम है वार्षिक प्रतिवेदन, ध्यान रखना। प्रतिवर्ष का क्या देता है? प्रतिवेदन। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। प्रतिवर्ष का क्या देता है? वार्षिक प्रतिवेदन कह दो या प्रतिवर्ष का प्रतिवेदन कर दो। किसको देता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को ये क्या देता है? प्रतिवेदन देता है। क्या देता है? प्रतिवेदन। वार्षिक प्रतिवेदन देता है ये राष्ट्रपति को। क्या देता है? वार्षिक प्रतिवेदन देता है। हम वार्षिक लिख देते हैं इसको, वार्षिक प्रतिवेदन। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि वार्षिक प्रतिवेदन भी देता है। राज्यों को सलाह देता है, वार्षिक प्रतिवेदन देता है, राष्ट्रपति को सलाह देता है, सरकार को भी सलाह देता है, नियुक्ति प्रक्रिया भी डिसाइड करता है, उससे संबंधित मामले भी देखता है, पदोन्नति का भी मामला देखता है, और राज्यों की अखिल भारतीय सेवाओं की एग्जाम्स भी ये कराता है, परीक्षाएं भी कराता है। तो आज हमने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के बारे में जाना, उनके पदावधि के बारे में जाना, वो त्याग पत्र किसे देते हैं उसके बारे में जाना, क्या उनका वेतनमान है और तथा उनके कार्य रहे हैं। इस आधार पर आज हमने संघ लोक सेवा आयोग को पूरा पढ़ा। ये एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। कल हम फिर नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।